हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का ये दूसरा अध्याय होगा, भोजन के घटक। और ये महत्वपूर्ण ही चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से आपको विटामिन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, भोजन के कितने कौन से घटक हैं उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, क्या-क्या आप खाते हैं, उसमें क्या-क्या आपको विटामिन मिलते हैं, कि कहाँ से ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, किस भोजन से आपको ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके बारे में यहाँ जो है आपको पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से आपको बहुत जो है सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा अध्याय है भोजन के घटक। हमने पहले अध्याय में क्या पढ़ा था? खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले विभिन्न व्यंजकों के बारे में भी हमने बताया था तथा उन्हें मानचित्र पर हमने अंकित किया था, कहाँ पर क्या खाए जाते हैं। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में और पूरब में जो हम क्या खाते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। जो पूरब में क्या खाया जाता है, ज़्यादातर आप देखेंगे यहाँ पर पहाड़ी एरिया है। पूरब की भाग आप भारत में देखेंगे तो यहाँ पर क्या मोटी अनाज और यहाँ पर आपको मछली और बहुत सारे मांस की जो खपत होती है यहाँ पर ज़्यादा होती है। यहाँ पर देखेंगे तो दक्षिण में भी आपको किनारे के जो होते हैं समुद्र किनारे, वहाँ पर भी मछली बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। और ऊपर में आपको ब्रेड ब्रेड आटे का जो है, ऊपर में उत्तर में आपको आटे, मक्का और मोटे अनाज जो है ज़्यादातर। बेकरी का आप जानते हैं कि बेकरी कहाँ पर है, तो बेकरी आपको कश्मीर में बेकरी ज़्यादातर आपको मिलते हैं। और मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार इत्यादि जगहों में आपको गेहूँ, चावल ज़्यादा खाते हुए आपको लोग मिलते हैं और पूरब में भी आपको चावल ज़्यादा मिलता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी भी आपको हमने थोड़ी बात यहाँ पर बता दी। आगे हम पढ़ेंगे एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है। एक भोजन के प्रकार में ये हो सकता है। तो दूसरे में चावल, सांभर और तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पन श अप्प अप्पम और मछली तथा सब्जियाँ हो सकती हैं। ये सब भोजन के प्रकार हैं। क्रियाकलाप को भी हम पढ़ेंगे। क्रियाकलाप में क्या लिखा गया है? तो आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम व्यंजन एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इनमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। आगे है कि इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं। अध्याय में 1 में हमें प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में यहाँ पर दर्शाया गया है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है क्या, कहाँ पर विधि, किन विधि से हम इसको पूरा करेंगे। कभी-कभी जो है हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हों। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें, जो है हर समय वही विविध व्यंजन नहीं खा सकते। इसीलिए जो है, जो मुख्य होता है वही हम डेली खाते हैं। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के का जो है वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर में विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो इसकी आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों और या जंतुओं से मिलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको किन राज्यों में क्या सामान्य भोजन है। तो पंजाब में क्या, तो मक्के की रोटी, राजमा या और सब्जी में सरसों का साग, अन्य व्यंजन दही, जो है दही, घी, दूध ये सब। आंध्र प्रदेश में वही चले जाइएगा तो चावल और अरहर की दाल और इसको रसम को चारो बोलते हैं। और कुंदरू, सब्जियों में कुंदरू और अन्न में मट्ठा, घी और अचार। ये आंध्र प्रदेश के भोजन। हर क्षेत्र के, राज्य के हर प्रकार के अपने-अपने व्यंजन हैं और अपने-अपने वो जो हैं सामान्य भोजन होते हैं। सामान्य भोजन जो डेली के रोज़ खाते हैं, ये हैं। तो उसके बाद जंतुओं से मिलते हैं, ये सब आप जानते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठन
क्या हैं? तो इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम क्या बोलते हैं? पोषक कहते हैं। यहाँ से पूछा जाता है जो हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पोषक। हमारे शरीर में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट याद रखना है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे शरीर में जो है मुख्य पोषक क्या-क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन तथा खनिज लवण। ये पाँचों का नाम याद रखेंगे, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है यहाँ से। तो मुख्य घटक में पूछ भी देता है कार्बोहाइड्रेट, वसा कहीं दे देता है, कहीं प्रोटीन, विटामिन दे देता है। ये दोनों चारों जो है ये देते रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आप याद रखेंगे, मुख्य रूप से ज़्यादातर पूछा जाता है तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का। लेकिन आपको पाँचों याद रखना है। क्या-क्या? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण जो ये क्या है? मुख्य पोषक हैं। हमारे शरीर के लिए बहुत ही इनकी ज़रूरत होती है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रोज़ांश तथा जल भी शामिल हैं, जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। रुक्षांश जो है ये इसकी भी आवश्यकता है और जल की भी आवश्यकता होती है। इनके बारे में भी पढ़ेंगे, रुक्षांश किसे कहते हैं और जल की क्या भूमिका होती है, आप सब जानते हैं। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधि यहाँ पर हम पढ़ेंगे, इसके आंसर क्या है? तो कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन-कौन या कौन-सा एक या अधिक पोषक उपस्थित हैं। जैसे देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। क्या है? ये सरल है। आइए आइए हम इन परीक्षणों को जो है करके देखने के लिए यहाँ पर कहता है देखें, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। किसकी? आयोडीन की, कॉपर सल्फेट की और कास्टिक सोडा की। आपको कुछ प्रश्नावलियों तथा एक ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इन सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी खाद्य जो है उपलब्ध जो खाद्य पदार्थ है उस पे कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए। किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है, तो अपने अध्यापक या निम्न जो विधि में उसे तैयार करा सकते हैं। आइए विविध खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, हमारे भोजन में पाए जाते हैं। मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? तो मुख्य हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मंड तथा शर्करा के रूप में होती है। याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है। मंड तथा शर्करा के रूप में होता है कौन? तो मुख्य जो हमारे शरीर में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है इसी के रूप में होता है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आगे है यहाँ पर आपको करना क्या है, तो आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी जो है भरी परख नली में कुछ बूंदे टीचर आयोडीन को मिला लीजिए और कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम जो है कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है और 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने में हमें अभिशिष्ट अभी अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। इस प्रकार हमने देखा तो हमारे लिए क्या ज़रूरत है सबसे ज़्यादा? तो शर्करा और मंड की जो है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से इसमें पाई जाती है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो उसका जो है आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। चलिए मंड का परीक्षण करते हैं। तो मंड के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लेने के लिए कहता है। इसमें तनु आयोडीन विलयन की जो 2-3 बूंद आप अगर डाल देते हैं उसमें डालने के लिए और खाद्य पदार्थों के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। मंड का कैसे जो है रंग परिवर्तन होता है, क्या नीला या काला हो गया, या यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति, जो नीला अगर काला हो जाएगा तो क्या दर्शाएगा? मंड की उपस्थिति को दर्शाएगा। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराने के लिए कहता है। जांच कीजिए किसमें मंड है और अपने परीक्षणों को यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रोटीन के लिए परीक्षण करेंगे तो मंड के लिए हमने किया, अब प्रोटीन के लिए किसी मंड को करने के बाद हम प्रोटीन की में क्या है, तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए।
जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होगी होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ प्रणाली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। आगे क्या करेंगे? जब ड्रॉपर की सहायता से प्रणाली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद जो है कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह ये हिलाकर कुछ मिनट के लिए इसको प्रणाली में को रख दीजिए। क्या हमने देखा? तो क्या प्रखनरी बैंगनी रंग का हो गया? यहाँ पर बैंगनी रंग जो होते हैं वो कैसे किसको दर्शाते हैं? तो ये प्रोटीन को दर्शाते हैं। जब ये बैंगनी रंग हो जाएगा तो ये किसको दर्शाएगा? तो प्रोटीन। रंग को भी आपको याद रखना है। जब मंड को हम देखेंगे तो मंड किस रंग में दिखेगा? तो नीला या काला। नीला अगर काला आ जाएगा तो मंड होगा और प्रोटीन को हमको देखना है तो बैंगनी अगर रंग वो आ जाएगा खाद्य पदार्थ में तो वह प्रोटीन की उपस्थिति को वो दर्शाता है। आपको नीला काला में मंड याद रखना है, प्रोटीन में आपको क्या है तो बैंगनी बैंगनी रंग को। अब इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ पे कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद मंड के बाद प्रोटीन को कर लिए, प्रोटीन के बाद अब हम वसा को करेंगे। वसा में कैसे करेंगे? तो इसके कागज़ के जो हैं इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। कुछ जो है खाद्य पदार्थ लेने के लिए कहा था उसके बाद और यहाँ पर देख सकते हैं खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व। जो उपस्थित पोषक हैं वो क्या-क्या हैं? देखिए कच्चा आलू में क्या है? तो कच्चा आलू में मंड है तो ये है। दूध में देखिए प्रोटीन है। मूँगफली में क्या है? तो वसा है। बिना पका हुआ चावल में क्या है? तो मंड है। और पका हुआ चावल में क्या मिलेगा आपको? तो वसा मिलेगा। सूखा नारियल में क्या है? तो सूखा नारियल जब आप देखेंगे तो उसमें वसा आपको मिलेंगे। बिना पका हुआ अरहर का दाल में देखेंगे तो मंड। जब पक जाएगा तो वो उसमें प्रोटीन। किसी सब्जी का एक टुकड़ा लेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको? तो मंड मिलेगा। किसी फल का टुकड़ा लेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? तो प्रोटीन मिलेगा। उबला हुआ अंडा सफ़ेद भाग क्या होता है? उसमें वसा मिलता है। याद रखेंगे इसी प्रकार हम इसका परीक्षण करेंगे। अब देखेंगे कागज़ फट ना जाए, ये किसके लिए? वसा के लिए है। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएँ। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? अगर आप कोई भी चीज़ लेते हैं उसको बसा की कोई भी चीज़ जैसे अंडा को लेते हैं और अंडा को रख दीजिए और उसको धूप में लाकर देखिए उस कागज़ को तो देखिएगा आपको धुंधला सा तेल का कुछ जो है यहाँ पर अंश आपको दिखाई देने को मिलता है। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में जो है वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ की किसको? तो वसा की उपस्थिति को दर्शाता है जो तेल का धब्बा होता है। खाद्य पदार्थ में कभी-कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे-धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाएगा। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। अगर वसा अगर उपस्थित नहीं होगा तो क्या होगा? उसमें तेल का धब्बा भी नहीं रहेगा। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनको आपने परीक्षण किया है? जिनको आप परीक्षण करते हैं, क्या उसमें सब पदार्थ होते हैं? क्या सभी उसमें जो मंड, प्रोटीन, वसा हैं? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? तो हाँ, बहुत खाद्य पदार्थ हैं जो एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या आपने कोई ऐसी खाद्य पदार्थों को पाया जिनमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? तो ऐसे कम ही मिलते हैं जिसमें पोषक तत्व उपस्थित ना हो, सभी में पोषक तत्व आपको देखने को मिलते हैं जो आप पाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे आगे है हमने 3 हमने अभी तक 3 पोषकों के बारे में पढ़ा है। किनका? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं।
जो कि हमारे शरीर के लिए क्या-क्या चाहिए था, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण, जिसमें हमने 3 को पढ़ा। अब 2 हैं, जो विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं, ये भी खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं और इनकी आवश्यकता हमें क्यों होती है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे अब। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करता है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है, कौन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? तो याद रखना है कार्बोहाइड्रेट। बहुत बार एक टॉपिक नहीं बल्कि ये जो पूर्ण रूपेण क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन और आंसर दोनों इसी में है। मुख्य रूप से हमारे ऐसे पूछ देता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त प्रदान कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। याद रखना है कौन? तो कार्बोहाइड्रेट। वसा से भी हमको ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की जो समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है और वसा की समान मात्रा से क्या होती है? हमें अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में मिलती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं और जो वसा नहीं क्या उसमें रहे तो वसा और क्या रहे? वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को, ये जो वसा भी और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन रहेगा उसमें, उसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा देने वाला भोजन, और इसको ऊर्जा देने वाला भोजन बोलते हैं। अगर ऊर्जा देने वाला रहेगा तो दो में किसी एक को आप दे सकते हैं। ज़्यादातर आपको कार्बोहाइड्रेट देना है, और वसा अगर रहेगा तो वसा भी दे सकते हैं। दोनों रहेंगे, युक्त रहेंगे, दोनों साथ रहेंगे, तब उसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा देने वाला भोजन। जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी हो और वसा की भी मात्रा दोनों हो, तब इसको बोलते हैं ऊर्जा देने वाला भोजन। अगर आपसे पूछ ले कि मुख्य रूप से जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन करता है मुख्य रूप से, तो कार्बोहाइड्रेट। पूर्ण रूपेण आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया भोजन के बारे में तो यहाँ से ये क्वेश्चन फिक्स है, बनता है। आगे कार्बोहाइड्रेट के यहाँ पर कुछ स्रोत दिए गए हैं, जैसे देखिए क्या है? ये मक्का है, आम है, तरबूज है, ईख है, पपीता है, आलू है, शकरकंद है, गेहूँ है, चावल है, बाजरा है। ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ से पूछ भी लेता है चावल क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। बहुत बार पूछा गया है क्या है? कार्बोहाइड्रेट। गेहूँ क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। आलू क्या है? गन्ना कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर ये याद रखना है। अब देखिए उसी के प्रकार आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्या? तो वसा के कुछ स्रोत यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पादप स्रोत और जंतु स्रोत दोनों हैं। तो पादप स्रोत भी हैं और जंतु स्रोत भी हैं। जैसे पादप स्रोत में आपको ऊपर भी दिखाया गया है, ये सब क्या है? ये सब पादप स्रोत हैं। चावल, मक्का, तरबूज, आम, ये सब क्या हैं? पादप हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो जंतु के स्रोत हैं, जो यहाँ पर पादप स्रोत भी हैं, जंतु स्रोत भी हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या है ये? ये आपको वसा के कुछ स्रोत हैं, सॉरी, ये वसा के स्रोत हैं। तो आपको वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के स्रोत जो थे ये ऊपर में थे, मक्का, आम, तरबूज, गन्ना, ये सब जो थे क्या थे? तो ये कार्बोहाइड्रेट। और वसा में थे एक, यहाँ पर देख सकते हैं जो जंतु स्रोत और पादप स्रोत हैं। पादप स्रोत में ये हैं, कौन है? तो मूंगफली है, गिरी है, तिल है, ये सब क्या है? तो ये पादप का स्रोत है। जो तेल आपको दिख रहा है ये सब किसका है? तो स्रोत, ये सब पादप। जंतु स्रोत में देखेंगे अंडा, मांस, मछली, ये सब जो मक्खन, ये सब किसके हैं स्रोत? ये सब जंतु के स्रोत हैं। ये वसा है। वसा में आपको याद रखना है मांस, मछली, अंडा, मक्खन, दूध, घी, क्रीम, ये सब वसा है। वसा में आपको फिर याद रखना है पादप में कुछ है, उसमें है तिल, मूंगफली का तेल, मूंगफली, गिरी, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, तेल जो भी है, नारियल तेल, ये सब क्या है? वसा है। कार्बोहाइड्रेट वसा को आपने पहचान लिया। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो मक्का, आम, तरबूज, पपीता, चावल, गेहूँ, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। वसा में क्या है? तो कुछ जंतु के उत्पाद भी हैं, कुछ पादप के भी। पादप में मूंगफली, तिल, गिरी, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल। और जंतु से जिससे आपको मिलता है तो मछली, मांस, अंडा, मक्खन, दूध, घी, क्रीम, ये सब आपको किससे? तो जंतु से। आगे यहाँ पर भी कुछ और दिया गया है, जो कि आपको प्रोटीन के कुछ स्रोत यहाँ पर दिए गए हैं, पादप और जंतु दोनों से। ये प्रोटीन के हैं। तो प्रोटीन से भी आपको क्या-क्या? तो प्रोटीन में देखेंगे
तो प्रोटीन में आपको पहले देखेंगे तो पनीर, मछली, मांस, अंडा, ये सब प्रोटीन, ये भी सब क्या है? प्रोटीन है। जो कि आपको ऊपर में कार्बोहाइड्रेट और वसा में दिख रहा था, वो भी प्रोटीन में फिर आपको दिख रहे हैं। ये सब भी क्या है? ये प्रोटीन है। तो ऊपर में देख सकते हैं ये प्रोटीन में जंतु से और कुछ पादप से। तो पादप से क्या है? मटर है, चना है, मूँग है, दाल और तुअर दाल है, राजमा है, सोयाबीन, ये सब क्या है? पादप से। और यहाँ पर देख सकते हैं विटामिन से, विटामिन बी, विटामिन ए, तो तीनों के जो हैं यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कौन किसमें कितना ज़्यादा विटामिन मिलता है। तो विटामिन ए में देखेंगे तो आम हो गया, गाजर, पपीता, ये क्या है? विटामिन ए का स्रोत है। और विटामिन बी का स्रोत क्या है? गेहूँ, चावल यकृत जो है, ये सब क्या है? विटामिन बी के स्रोत हैं। विटामिन सी का स्रोत जो खट्टा होता है वो विटामिन सी का स्रोत होता है। नींबू, आंवला, मिर्च, अमरूद, संतरा, टमाटर, ये सब क्या है? ये पूछ देता है कि विटामिन सी का जो स्रोत कौन है? तो सबसे ज़्यादा आपको आंवला का पूछा जाता है। टमाटर, संतरा का पूछ देता है। मिर्ची भी क्या है? तो विटामिन सी का ही स्रोत है। ज़्यादातर लोग मिर्चों को विटामिन सी नहीं मानते हैं, लेकिन ये भी क्या है? विटामिन सी ही है। यहाँ पर विटामिन सी को अमरूद है, विटामिन सी है, संतरा क्या है? विटामिन सी है, याद रखना है। और विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, आपको ज़्यादातर जानते हैं, सूर्य के प्रकाश को आप जानते हैं, विटामिन डी है। और अंडा है, मछली है, मक्खन है, दूध है, ये सब क्या है? विटामिन डी है। और विटामिन के स्रोत, प्रोटीन के स्रोत में भी आप देखेंगे तो ये सब आते हैं। तो विटामिन डी में ये आपको याद रखना, विटामिन ए, बी, सी में और डी को आप ये को यहाँ पर दिखाया गया है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन डी में आपको दूध, मक्खन, घी, अंडा, ये सब आपको मिलते हैं विटामिन डी में। आगे पढ़ेंगे अब प्रोटीन के पूर्ण हमने इसको समझा और आगे इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रखने के लिए जो है ज़रूरी है। याद रखना है प्रोटीन की आवश्यकता क्यों? तो शरीर की वृद्धि के लिए और स्वस्थ रखने के लिए। बहुत बार पूछा जाता है के लिए किसकी आवश्यकता है? तो प्रोटीन के लिए। जैसे आप प्रोटीन का उपयोग अगर नहीं करते हैं तो आपके जानते होंगे कोई बच्चा नाटा हो जाता है, किसी को ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है वो बहुत लंबा हो जाता है। इसी प्रकार ये सब बीमारी है। तो प्रोटीन की अगर आप सही अनुमान देंगे तो बच्चा क्या होगा? आपके जो है उसका सही ग्रोथ होगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रखने के लिए होती है। इसलिए लोग कहते हैं कि बच्चे को प्रोटीन की आवश्यकता जो बचपन में होती है वो पूर्ण की जानी चाहिए। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है और इसीलिए क्या कहा इसको कहा जाता है? शरीर वर्धक भोजन। किसको? प्रोटीन को। प्रोटीन युक्त जो भोजन होंगे वो शरीर वर्धक भोजन होंगे। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और विटामिन क्या करता है? ए, बी, सी, डी जो भी है विटामिन वो क्या करता है? हमारे शरीर की जो रक्षा है, शरीर की जो रोग है उससे क्या करता है? रक्षा करता है। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दाँत और मसलों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन के बारे में। क्या-क्या है विटामिन कौन-कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ए, बी, सी, डी, ई ए, बी, सी, डी, ई और के ये सब क्या है विटामिन हैं। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पर दिया गया है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग तरह के नामों से आप जानते हैं। इनमें कुछ को आप विटामिन ए, बी, सी, विटामिन डी और विटामिन ई और के नाम से जानते हैं। विटामिन के जो हैं समूह होते हैं, एक समूह होता है जिसको विटामिन बी का समूह होता है उसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या होता है उसको? एक विटामिन समूह होता है जिसको क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, विटामिन के एक समूह को क्या बोला जाता है? तो बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। विटामिन के समूह को बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। याद रखना है बी12 भी इसको बोला जाता है। हमारे शरीर को सभी प्रकार की विटामिन की क्या होती है? अल्प मात्रा में जो आवश्यकता होती है। विटामिन ई हमारे क्या करता है? तो विटामिन ए हमारी त्वचा एवं आँखों की रक्षा एवं मतलब स्वस्थ रखता है। विटामिन ए क्या करता है? हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी क्या करता है? तो बहुत से रोगों से लड़ने से हमारी मदद करता है। विटामिन सी के बारे में याद रखना है, विटामिन सी रोगों से लड़ने में मदद, विटामिन ए त्वचा आँखों की में स्वस्थ रखने में मदद करता है। स्वस्थ रखता है। विटामिन सी हमारी अस्थियाँ मतलब हड्डी और दाँतों को जो दाँतों के कैल्शियम के लिए उपयोग में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी किसके लिए? अस्थि और दाँतों के लिए जो कैल्शियम की उपयोगिता होती है उसके में हमको शरीर की सहायता करता है। और विभिन्न विटामिन जो होते हैं भरपूर भोजन में आपको मिलते हैं, जो भोजन जो आप करते हैं उसमें विटामिन आपको मिलते हैं।
और यहाँ पर देख सकते हैं जो आयोडीन के कुछ स्रोत हैं, जो कि पालक है, मछली है, अदरक है, ये सब क्या है? आयोडीन के स्रोत हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, हमारा शरीर जो है, शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिसमें लोगों में इतनी कमी हो जाती है। ये देख सकते हैं सुबह-सुबह का आपको सूर्य का प्रकाश लेने के लिए कहता है, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को जो विटामिन डी की आवश्यकता है, जो हमारी हड्डी मजबूत होने की जो प्रक्रिया है, वहाँ पर ज़्यादा होती है और दाँत में कैल्शियम की भी ज़रूरत पूरी हो जाती है और हड्डी मजबूत होती है, अस्थियाँ। और यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, फास्फोरस के कुछ स्रोत हैं, जैसे आपको दूध दिख रहा है, केला दिख रहा है, चावल दिख रहा है, मिर्ची दिख रहा है। लोहे के कुछ स्रोत हैं, आयरन के लिए आपको जानते हैं तो इसके लिए साग है, यकृत है, फल है, ये सब आपको लोहे के लिए। कैल्शियम के लिए क्या? तो कैल्शियम के लिए आप दूध लेते हैं और किसका? तो अंडा का उपयोग करते हैं। कुछ खनिज लवण यहाँ पर दिखाए गए थे। आगे हमारे शरीर में खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। अब है खनिज 5 के बारे में हमने पढ़ा, अब अंतिम है खनिज लवण। खनिज लवण में क्या है? तो प्रोटीन के बारे में, वसा के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बाद आपको खनिज लवण के बारे में पढ़ना है। प्रोटीन के बाद खनिज लवण के बारे में, तो विटामिन के बाद विटामिन के बाद हमने खनिज लवण को पढ़ना शुरू किया। इसी प्रकार देखिए तो इसकी भी आवश्यकता हमारे शरीर को अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। इसके लिए भी क्या? तो शरीर के उचित विकास के लिए, जैसे प्रोटीन के लिए आपको विकास के लिए ज़रूरत थी, उसी प्रकार यहाँ पर देखे थे हमारे प्रोटीन क्यों? तो शरीर की वृद्धि के लिए हमको जैसी आवश्यकता थी, उसी प्रकार आपको खनिज लवण की भी आवश्यकता क्यों होती है? तो उचित विकास के लिए इसकी आवश्यकता होती है और इसीलिए आपको खनिज लवण की लेने की आवश्यकता है। ये स्वास्थ्य के लिए आपको आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत आपको यहाँ पर दर्शाए गए हैं, जिसको हमने यहाँ पर अभी पढ़ा। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। सारणी 2 में परीक्षकों से लिखते समय बात अवश्य हमने देखा था, जो बहुत से खाद्य पदार्थ होते हैं जो एक से अधिक पोषक तत्व उसमें पाए जाते हैं। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरा जो पोषक है, जैसे वसा है, प्रोटीन है, उससे क्या होती है? अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। ये कितना बार पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन कौन है? तो चावल है। याद रखना है, यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। जो वन लाइनर होते हैं उसी में ये आपको आंसर मिल जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन क्या है? तो चावल है। आगे है इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। तो किसकी? तो आहारी रेशा और जल की आवश्यकता हमें शरीर को होती है, पोषक तत्व के अलावा भी। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? जो आहारी रेशा होता है उसको रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा भी जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। किससे होती है? रुक्षांश की जो पूर्ति होती है वह जो हम साग-सब्ज़ी खाते हैं उसी से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत जो क्या-क्या हैं? साबुत खाद्यान्न है, दाल है, आलू है, ताज़े फल और सब्जियाँ हैं। ये मुख्य स्रोत हैं रुक्षांश के। याद रखना है, यहाँ से जो है ये पॉइंट पूछा जाता है। जो रुक्षांश के मुख्य स्रोत कौन-कौन से हैं? तो ऑप्शन के तौर पर ये सब याद रखना है आपको। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते और रुक्षांश क्या होता है? हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता, ये भी याद रखना है। जबकि रुक्षांश रेशा जो होता है, आहारी रेशा जिसको हम रुक्षांश के नाम से जानते हैं, ये जो होता है ये हम रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है और ये हमारे शरीर को कोई भी पोषक प्रदान नहीं करता है। लेकिन यह कुछ जो होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यकता इनकी बहुत होती है, रुक्षांश और जो आहारी रेशा और जल की। यहाँ से आपको ये पॉइंट समझना है, जो कि यहाँ पर पॉइंट समझने के ही
समझने के लिए आपको बताया गया है कि हमारे शरीर को पोषक तत्वों के अलावा और भी बहुत कुछ जो ज़रूरी होते हैं, जैसे आहारी रेशा और जल हो गया, जिसको हम रुक्षांश के नाम आहारी रेशा को रुक्षांश के नाम से जानते हैं। लेकिन यह पोषक जो है हमें प्रदान नहीं करता है, पोषक प्रदान नहीं करता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए क्या है? आवश्यक है। फिर भी हमारे भोजन का आवश्यक अवयव क्या यहाँ पर दिया भी गया है, क्या है ये? हमारे शरीर का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन जो है बढ़ा देता है, और इसका ये आवश्यक है, इसलिए इसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। और रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे शरीर को बाहर निकालने में कौन सहायता करता है? तो आप बेसिक में जानेंगे रुक्षांश जो है हमारे शरीर की जो पचे भोजन को है, उसको वो क्या करता है? बाहर निकालने में सहायता करता है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कैल्शियम के स्रोत हैं, साग-सब्ज़ी देख सकते हैं यहाँ पर दिए गए हैं, और यहाँ पर दूध हैं, कुछ खनिज लवण के स्रोत हैं। आगे हम पढ़ेंगे, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जैसे आहारी रेशा को हमने पढ़ा, उसी प्रकार जल भी है। जल क्या करता है? तो जल हमारे जो उपस्थित पोषक तत्व को अवशोषित करता है और हमारे शरीर की वो सहायता करता है। कौन? तो जल। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। और क्या करता है ये? कुछ अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, जैसे मूत्र हो गया, पसीना हो गया, आपको गर्मी दिन में देखते होंगे ज़्यादातर पसीना तो क्या है? पानी है। तो यह पसीने के द्वारा जो है उसको बाहर निकालने में सहायता करता है। कौन? तो जल। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है, वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, और उन्हें जो शरीर की जो आवश्यकता जल की आवश्यकता के अनुसार जो भी हमारे शरीर को मिलती है, जल जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, और ये किससे हम लेते हैं? तो इसे हम लेते हैं वस्तुओं से जिसे हम प्राप्त करते हैं, जो हम द्रव्य लेते हैं अपने शरीर में, जैसे कि जल हो गया, दूध हो गया, चाय हो गया, ये सब क्या लेते हैं? द्रव्य के रूप में हम शरीर में ये लेते हैं। तो ये जल जो होता है, ये आवश्यक हमारे शरीर में किस प्रकार से आ रहा है? तो दूध से आ रहा है, जल से आ रहा है, और चाय से आ रहा है। ये सब जो है ये हमारे शरीर में आते हैं। ये समझना है आपको। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं, उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है, और आप जानते हैं रोटी बनाते हैं उसमें भी जल, जो भी सब्ज़ी बनाते हैं उसमें भी जल, हर प्रकार के जो भोजन आप ग्रहण करते हैं उसमें देखेंगे तो सभी में आपको जल की उपस्थिति मिलती है। वही है यहाँ पर जो आइए देखें, कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है? तो बहुत सारे, जैसे नींबू हो गया, टमाटर हो गया, बहुत फल हो गया, सेब हो गया, सब क्या है? सब जल, सब में जल है, और जल जो है हमारे शरीर में इसी के माध्यम से आता है और हमारे शरीर को ये प्रदान करता है, जल प्रदान करता है। आगे है क्रियाकलाप 3 में देखेंगे तो एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे-छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? इसमें भी क्या है? जल है। टमाटर और नींबू में भी जल है, और ये विटामिन सी का स्रोत है, विटामिन सी का। जब भी आप आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, तो ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करने के लिए कहता है, देखेंगे तो उसमें भी जल आपको मिलते हैं। आगे है कि ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है। तो आप देखेंगे तो हर फल है उसमें आपको पानी के स्रोत आपको ज़रूर मिलते हैं, पानी उसमें रहता ही है। सूखा फल आप देखेंगे, जैसे किशमिश हो गया, तो उसको सुखा देते हैं, लेकिन उसमें भी पानी चिपचिप देखेंगे। अंगूर से किशमिश बनता है, उसमें भी क्या है? जल है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल पूर्ति इसी जल से हो जाती है, और इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। जैसे आप गेहूँ को गूँथते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? तो जल डालते हैं, और जल से क्या पूरा हम गूँथ के तब रोटी बनाते हैं। पकाते वक़्त हम उससे पहले जो प्रोसेस होता है उसमें हम पानी का उपयोग करते हैं, जल का उपयोग हम करते हैं। आगे है कि संतुलित आहार। अब हम संतुलित आहार को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्यतः पूरे दिन में कुछ भी जो हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। जो भी हम चीज़ ग्रहण करते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं वो उसको क्या बोलते हैं?
आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिसकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। तो हमारे शरीर में क्या आवश्यकता है? जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए उचित आहार के रूप में लेंगे, जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या है? आवश्यक है, उसकी मात्रा हमको किस माध्यम से? भोजन के माध्यम से लेते हैं। यह हमारे शरीर के लिए क्या है? लाभदायक होते हैं। यही हमारी वृद्धि और स्वास्थ्य में क्या होते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर को जिस भी चीज़ के लिए ज़रूरत होती है, हम आहार के रूप में लेते हैं। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो ना ही कम, और कोई भी पोषक तत्व लें तो आवश्यकता से ना अधिक हो ना ही कम हो। तो इसे भी अगर ज़्यादा लेते हैं और कम लेते हैं तो दोनों ही खतरनाक होते हैं। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में छाछ तथा जल भी आवश्यक होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं, और जो ज़्यादा ना हो, जो ना कम हो, और छाछ, जल जो भी हमारे शरीर के लिए एक एक पर्याप्त मात्रा से जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? संतुलित आहार। ना ज़्यादा, ना कम। आगे हम देखेंगे तो क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर के कार्य पर, जो है शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? ये सब आप सोचते हैं। 1 सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट बनाने के लिए कहता है। जाँच करिए कि आपने प्रतिदिन जो भोजन क्या किया है, क्या खाते हैं, और उसमें क्या-क्या पोषक तत्व उपस्थित हैं। जैसे अब हम देखेंगे, जो दाल हो गया, मूँगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूँग व चना, जो अंकुरित बीज होता है, किण्वित भोजन जैसे दक्षिण भारतीय भोजन जैसे हो गया इडली, ये किण्वित भोजन होता है। आटे का मिश्रण जैसे मिस्सी रोटी हो गया, थेपला, अनाज व दालों से बना हुआ, इसको आटे का मिश्रण बोलते हैं। केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं, और ये जो भी है ये सब क्या करवाते हैं? कई पोषक उपलब्ध करवाते हैं हमारे शरीर को। इसकी आवश्यकता होती है। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है, और कम समय में भी आप क्या कर सकते हैं? संतुलित आहार ले सकते हैं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। और उचित प्रकार से आप भोजन नहीं बल्कि उसको पकाकर अच्छी तरह से पकाएँ, ताकि आपकी जो पाचन क्रिया है वो अच्छी से काम करे। ये आपको बताया गया है यहाँ पर। ताकि इससे यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि यह क्या जंतुओं के भोजन में भी सभी अवयव होते हैं, और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन आवश्यक होती है? ये सबकी ज़रूरत होती है, ये आप जानते हैं। पोषक तत्व नष्ट ना हो, और आप उस प्रकार से पकाएँ कि पोषक तत्व जो भी आप ग्रहण करना चाह रहे हैं वो नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? जैसे आप देखेंगे, छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएँ, और छिलका उतार कर आप कुछ चीज़ को धोते हैं, फल को, सब्जी को, तो क्या होता है? तो ये संभव हो सकता है कि उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाएँ। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं, और क्या होते हैं? तो कई विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार-बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण क्या होते हैं? अलग हो सकते हैं। अगर उसको बार-बार धोएँगे तो विटामिन और कुछ खनिज लवण क्या होगा? अलग हो जाएगा। आगे है कि हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद क्या होता है? बढ़ता है, तथा इसे पचाने में आसानी होती है, और इसे पचाने में कैसी? तो आसानी होती है। इसके साथ-साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है, और इसको साथ-साथ पकाएँगे तो कुछ पोषक तत्व की भी हानि हो सकती है, और बाद में उसे फेंक दिया जाता है, तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से
गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या होता है? पकाने में विटामिन सी, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या कौन चीज़ आसानी से नष्ट होता है? तो विटामिन सी। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? और हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जी जब सम्मिलित करेंगे तो वो नष्ट नहीं होंगे, बहुत सारे विटामिन जो होंगे वो नष्ट नहीं होंगे। बुजुर्गों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। वो जो सोच रही है कि वसायुक्त, जैसे अंडा का ही हम सेवन ज़्यादातर करें, जो जिसमें ज़्यादातर वसा पाया जाता है, तो ये क्या होगा? उचित होगा, सर्वोत्तम होगा, लेकिन ये गलत है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन जो होता है अधिक ऊर्जा देता है, देगा। क्या देगा? एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ले लीजिए और एक कटोरी वसा युक्त भोजन ले लीजिए, तो उसमें वसा युक्त भोजन जो है ज़्यादा ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उससे उसने तली हुई भोजन जैसे कि चीज़ें जैसे समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर सिर्फ़ आप वसा ही युक्त ही भोजन खाएँगे तो आपका तोंद निकल जाएगा, पेट का तो निकल जाता है और बहुत बहुत ही ज़्यादा बीमारी आपको ग्रसित कर सकता है, बहुत ज़्यादा बीमारी आप से ग्रसित हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि वह ठीक था? नहीं, ये गलत था, निस्संदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। बहुत ही हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है और मोटापा किससे? तो वसा से। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखना है इसको। अब है अभावजन्य रोग। अब है अभावजन्य रोग, जो खाने के अभाव से जो बीमार हो जाते हैं उसको अभावजन्य रोग कहते हैं। इसी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। एक व्यक्ति खाने के लिए भोजन पर्याप्त पा रहा है, लेकिन कभी-कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। यदि हम कम कमी लंबी अवधि तक रहती है और यह कमी बहुत ही लंबी अवधि तक रह जाएगा, तो वह व्यक्ति क्या होगा? उसके अभाव से ग्रसित हो जाएगा और विटामिन, वही जो विटामिन नहीं मिल रहा है, वो पोषक तत्व उसको नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? तो उस अभाव से ग्रसित हो जाएगा, जिसको उसकी ज़रूरत है, उसे वह ग्रसित हो जाएगा। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकती है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। और जो रोग जो है लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण हो रहा है, वो क्या हो जाएगा? उनको क्या बोलेंगे? तो अभावजन्य रोग बोलेंगे। उस अभाव से, उस विटामिन की कमी से, उस खनिज की कमी से, उस कार्बोहाइड्रेट की कमी, जो भी आपको चाहिए प्रोटीन की कमी से आपको नहीं मिल पाया, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं मिल पाया, तो आप क्या हो जाएँगे? अभावजन्य रोग से ग्रसित हो जाएँगे। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरोधन, मतलब उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, उसकी जो है नाटा हो जाएगा वह, चेहरे का सूजन, चेहरे पर भी सूजन आ जाएगा, बालों के रंग का उड़ना हो जाएगा, त्वचा की बीमारियां और पेचिश। अगर वह प्रोटीन पर्याप्त मात्रा से नहीं ले रहा है तो ये सब बीमारी आपको देखने को मिल सकता है। वृद्धि नहीं होगा, बालों का रंग उड़ जाएगा, त्वचा की बीमारी हो जाएगी, ये सब हो गए। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि क्या होगी? पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला-पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियाँ हो सकती हैं और विभिन्न विटामिन और खनिज लवण के अभाव अगर हो जाएँगे, तो बहुत सारी बीमारी आपको हो सकते हैं। इसमें कुछ दर्शाए गए हैं इसके बारे में भी। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार से लेने से और संतुलित आहार लेंगे तो इससे उसको रोकथाम किया जा सकता है। इस अध्याय में हमने स्वयं स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होती है, हुए भी आहार में पोषक तत्वों की वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति क्या करता है? सुनिश्चित करता है।
यहाँ पर देख सकते हैं जिससे बीमारी होती है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि विटामिन ए तो कौन रोग हो सकता है, तो क्षीणता एवं दृष्टिहीनता। बहुत बार क्वेश्चन विटामिन ए के बारे में पूछा जाता है। लक्षण आपको देखने को क्या मिलते हैं, तो कमज़ोर हो जाएंगे, कमज़ोर दृष्टि होगा, अंधेरे मतलब रात में कम दिखाई देगा, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से ये सब बीमारी हो सकता है। आगे है विटामिन बी 1, इसको बी भी बोलते हैं। तो इससे क्या होगा रोग, बेरी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। दुर्बल पेशियाँ और दुर्बल पेशियाँ हो जाएगी और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाएगी, कमी होगी विटामिन बी से। विटामिन सी क्या है, स्कर्वी रोग हो जाएगा, इसे मसूड़ों से खून निकलना हो जाएगा शुरू, घाव भरने में क्या होगा, बहुत समय लग जाएगा, अधिक समय लगेगा। ये कौन से विटामिन कमी से, तो विटामिन सी स्कर्वी। बी1 से बी या बी1 से बेरी ए जो हो जाएगा क्षीणता दृष्टिहीनता विटामिन ए की कमी से। और विटामिन डी के रिकेट्स मतलब हो जाएगा कि आपकी अस्थि जो हड्डी है वो मुलायम होकर मुड़ जाना, मतलब वो कमजोर हो जाएगा हड्डी। विटामिन डी की कमी से हड्डी क्या होता है, कमजोर हो जाता है। और सूर्य की रोशनी के लिए आपको कहता है विटामिन डी लेने के लिए, सूर्य की रोशनी में क्या मिलता है, तो विटामिन डी मिलता है। आगे कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा, तो अस्थियाँ और दंत क्षय। और अस्थियाँ मतलब हड्डी जो है कमज़ोर हो जाएगा, दांत कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर हड्डी, अस्थियाँ और दंत क्षय हो जाएगा। इसके लक्षण हैं। और आयोडीन की कमी से घेघा रोग होगा, गाइटर। और इससे बहुत बार क्वेश्चन आयोडीन की कमी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। गर्दन की ग्रंथि का फूलना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, ये सब जो है विटामिन किससे, ये आयोडीन की कमी से होगा। किससे, तो आयोडीन की कमी से। और आयरन की लोह की कमी से अरक्तता हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा। ये लक्षण क्या हो जाएगा, कमजोरी का। अरक्तता मतलब आपके ब्लड जो है उसमें आप देखेंगे तो बहुत कमी, आयरन की कमी से, लोह की कमी से। यहाँ पर देखिए प्रमुख शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ बहुत बार ये आपको लक्षण विटामिन के बारे में बहुत क्वेश्चन, हर सेट में आपको क्वेश्चन सभी एग्जाम में लगभग मिल जाते हैं अगर साइंस पूछ रहा है तो। प्रमुख शब्द है संतुलित आहार, बेरी कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, उच्चांश, स्कर्वी, मंड और विटामिन। ये सब महत्वपूर्ण आपको शब्द यहाँ पर देखने को मिले। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर से भी आपको क्वेश्चन एक बनते हैं फसाई के बारे में, जो कि एफ एस एफ एस ए आई फसाई मानकों के अनुसार दीर्घीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। ये लोगो है, यही आपको बताता है कि ये इसमें सब प्रोटीन है, ये आपके लिए उत्तम है, ये आपको यही बताता है। तो ये आप जिसमें हर पैकेट में देख सकते होंगे फसाई का कोड दिया हुआ रहता है। तो दीर्घीकृत फोर्टिफाइड संपूर्ण पोषक स्वस्थ जीवन, वही है खाद्य पदार्थों में सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य पोषक जो है मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूँ, तेल, दूध, नमक प्रमुख विटामिनों और खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना, ये जो है प्रमाणित करता है कि ये उत्तम है। ठीक, यहाँ पर सारांश को पढ़ेंगे तो सारांश में आपको हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये 5 जो हैं आपको पूर्ण रूपेण आपको एकदम याद ही रखना है। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशा और जल की भी आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। कौन, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर के लिए क्या होती है, तो वृद्धि और अनुरक्षण के लिए ये होती है। विटामिन हमारे शरीर में रोगों की रक्षा के लिए क्या करता है, सहायता करता है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों का पर्याप्त रुचांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा एक से अधिक पोषक तत्व की अगर कमी हो जाएगी, न्यूनता हो जाएगी, तो विशिष्ट रोग की अथवा विकार उत्पन्न हो सकता है। बहुत सारे रोग आपको हो सकते हैं। ये हमने पढ़ा। यहाँ से बहुत सारे जो क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से बार बार अगर साइंस क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखें। क्वेश्चन देखिए पूछा भी गया है, तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण जो हमने क्या होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए क्या है, तो प्रमुख मुख्य पोषक तत्व हैं। निम्नलिखित के लिए उनके नाम लिखने के लिए यहाँ पर करता है भोजन जो मुख्य
रूप से हमारे शरीर में को ऊर्जा देता है कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या है, हमारे शरीर को भोजन की ऊर्जा मुख्य रूप से ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। आगे है कि पोषक जो हमारे शरीर में वृद्धि के लिए आवश्यक है क्या है, तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत ही वृद्धि के लिए आवश्यक और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक कौन है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होती है, हमारे जो देखने की क्षमता है वो कम होने लगती है। तो विटामिन दृष्टि के लिए क्या आवश्यक है, तो विटामिन ए आवश्यक है। आगे है कि वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है क्या है, विटामिन डी। और यह किसका है, तो कैल्शियम। कैल्शियम हमारे लिए क्या है, तो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है अस्थियों के लिए, हड्डी के लिए। ऐसे 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। इसके क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं उसमें देख रहे हैं जो जिनमें पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, जिसको आप बनाएँगे वो बहुत ही, जैसे देखेंगे तो वसा है, मंड है, आहारी रेशा है, प्रोटीन है, जो मुख्य रूप से आपको क्या देते हैं, तो 2 खाद्य पदार्थ आपको बताने के लिए कहता है, जिसमें पोषक प्रचुर मात्रा में, पोषण जो है प्रचुर मात्रा में आपको मिलते हैं। तो कौन-कौन से होंगे, इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वसा, मंड, आहारी रेशा और प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वसा और मंड। वसा, मंड और प्रोटीन। इसमें हम देखेंगे तो जैसे इसमें 2-2 आप दीजिएगा तो वसा देखिए, वसा में आप घी और दूध को ले लीजिए। वसा को 2 नाम हो गया, तो 2 नाम में वसा आप हो गया, घी और दूध को। मंड में देखेंगे तो चावल और आलू में मंड पाए जाते हैं। आहारी रेशा में देखेंगे तो सब्जी और फल क्या, तो आहारी रेशा। प्रोटीन का आप उदाहरण लेंगे 2 नाम तो पनीर हो गया और राजमा, ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलते हैं। इनमें सभी जो है सही कथन चुनने के लिए कहता है, तो सही कथन आप चुन सकते हैं, जो कि आप देखेंगे तो पहला है क्या, तो केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं। यह क्या होगा, गलत होगा, ये गलत होगा। संतुलित आहार खाकर अभाज्य रोग की रोकथाम की जा सकती है, एकदम सही बात है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, ये भी सही बात है। और है अंतिम है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल नहीं, मांस की बहुत ही, केवल मांस पर्याप्त है, तो नहीं, केवल मांस पर्याप्त नहीं है। रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए कहता है, तो डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। अभी हमने आपने पढ़ा रिकेट्स क्या होता है, विटामिन डी के अभाव से होता है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। डैश की कमी से बेरी-बेरी, तो आप अभी तक पढ़े हैं, तो बेरी-बेरी बी1 या बी की कमी से बेरी-बेरी। और विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग होता है, तो अस्कर्वी, अभी तो हम पढ़े हैं ऊपर में। और हमारे शरीर में डैश के अभाव से रतौंधी, तो विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में जो होता है रतौंधी होता है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपको हमने चैप्टर को यहाँ पर हम पढ़े, अब हम पढ़े, और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बार-बार इसको देखेंगे, एक बार दो बार दो 1-2 बार देखेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है नहीं छूटेंगे। बहुत बार यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।